अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, बात करते हैं हम लोग रे ट्रेसिंग की। जैसे स्फेरिकल मिरर पे जब रे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद रे किधर जाएगी, क्या करेगी। तो वन बाय वन, जैसे फर्स्ट केस में अगर मिरर पे पैरेलल रे इंसिडेंट होती है तो ये केस हमने देखा भी कि पैरेलल रे कोई इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकल पॉइंट से पास करता है। इवन अगर कॉन्वेक्स मिरर की भी बात करो इसमें भी अगर कोई पैरेलल रे इंसिडेंट होता है तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकल पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो इसके बारे में कह सकते हो क्या, पैरेलल रे incident at the surface of spherical mirror passes through focal point after reflection। किसी भी केस में वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, पैरेलल रे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी या ऐसा लगेगा कि फोकस से पास कर रही है। तो पहला तो ये कंडीशन है जो रे पैरेलल गिर रही है। उसी तरीके से कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, जैसे सेकंड केस में कह सकते हैं अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो कोई भी रे जो कि इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो तो ये रे मिरर के परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, उसी पाथ पे लौट जाएगी। तो इसके बारे में कह सकते हैं दैट इंसिडेंट रे passing through
सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its path after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी अपने ही पाथ पे लौट आएगा अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो। और एक और कंडीशन है, जब इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो। पोल पे ही गिरे, तो पोल पे गिरेगा तो इस रे के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ही इसका नॉर्मल का काम करेगा। तो ऐसे में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर ही होता है, तो पोल पे जो रे इंसिडेंट होगी वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपोजिट साइड में उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो थर्ड केस में लिख सकते हो लाइट रे इंसिडेंट एट द पोल reflects symmetrically about principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा सिमेट्रिकली उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन सिचुएशन को याद रखना है जब कहीं भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे रे डायग्राम से, तो उसमें करेंगे वही कि इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कटती हैं वही इमेज का पोजीशन होता है। तो इस रे ट्रेसिंग के हेल्प से 1-2 केसेस को समझे जिसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। नेक्स्ट जैसे देखे इमेज फॉर्मेशन बाय रे ट्रेसिंग। रे डायग्राम से इमेज फॉर्म करने की बात करेंगे, तो अलग अलग 3-4 एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे फर्स्ट केस में मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट पोल, और इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी के बीच में
कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है और रे डायग्राम से हमें देखना है कि इसका इमेज किधर बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। तो अभी हम लोग मान लो टॉप के पॉइंट बी का इमेज देख रहे हैं कहाँ बनेगा। तो एटलीस्ट दो रे हमें चाहिए, दो रे चाहिए। एक रे जो दोनों रे जहां पे कट करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, वहां पे इस बी का इमेज बनेगा। एक रे चलो पैरेलल लेते हैं, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास कर रही है ना। और चाहे तो एक दूसरा रे भी फोकल पॉइंट से ही ले सकते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन उसमें बच गया, जैसे वो जो 3 केस देखे थे रे ट्रेसिंग का, उसका एक और केस मेंशन कर लोगे पहले, तब इसे नोट करोगे। उसमें क्या था कि अगर कोई रे पैरेलल इंसिडेंट होता है तब तो फोकल पॉइंट से पास करता है, और कोई रे अगर फोकल पॉइंट से ही पास करे इंसिडेंट रे, तो वो पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये कोई रे फोकल पॉइंट से पास किया तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो रे ट्रेसिंग में जो 3 केस देखे थे, उसी का एक 4th केस भी मेंशन कर लोगे, दैट इंसिडेंट रे passing through focal point becomes parallel to principal axis after reflection। ये पार्ट रे ट्रेसिंग वाले में है, उसी में जो 3 केस देखे थे, एक 4th केस भी ये देख लेना है। तो अब अपने पास 4 रे के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 4 अलग अलग रे, जैसे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास करेगा। जो रे फोकल पॉइंट से ही पास करे इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो और भी था, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगा रिट्रेस करेगा, पोल पे जो इंसिडेंट होगा सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो 2 इंसिडेंट रे लिए हम लोग, उनका रिफ्लेक्शन जहां पे कट कर रहा वहीं पे बी का इमेज बनेगा। वो मान लो बी डैश है ना, तो बी का इमेज यहाँ बी डैश बना। तो बी के जो ठीक नीचे वाला पॉइंट होगा उसका बी डैश के ठीक ऊपर, क्योंकि ए वाले का इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, उसका इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। तो इस तरीके से ए बी के हर पॉइंट को देखा जाए तो उसका इमेज जो ए डैश बी डैश बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ए बी जो है ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है। ये देखो एक इस बार इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा भी है
और इन्वर्टेड है। तो इसकी बात हम लोग आगे समझते हैं, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं कि ये भी ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा भी है और उल्टा भी है। और इसे हमने किस तरीके से इमेज बनाया, तो रे ट्रेसिंग एक बी का बना लिए, उसके बाद ए का पता है कि ये अगर इस तरीके से है तो ए का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, और फिर ये बीच वाले सारे पॉइंट का इमेज बीच में कहीं बना। सेकेंड केस में देखो एक सिचुएशन, जैसे इसी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है, तो सी और एफ के बीच है कोई ऑब्जेक्ट ए बी, है ना। ये जो केस देखे इसमें सी और इंफिनिटी के बीच में है ए बी ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच में कहीं पे रख दे, अब इसके इमेज की भी बात करनी है। रे ट्रेसिंग के द्वारा तरीका वही है कि बी का इमेज बना लेते हैं, पहले एक पैरेलल रे इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास करता है। रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, और एक और रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो दूसरा एक ले लो जो फोकल पॉइंट से पास करता है इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है। तो बी का इमेज बी डैश यहां बना, और ए का इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा कहीं ए डैश। तो इस तरीके से ए डैश बी डैश उसका इमेज बन गया, है ना। तो नेक्स्ट यहां पे क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट बड़ी है, ये इमेज मैग्निफाइड है, इन्वर्टेड भी है। तो एक और सिचुएशन बन सकता है जब इसको ऑब्जेक्ट को एफ से भी आगे ले जाए, पोल फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे भी आगे है ऑब्जेक्ट, मान लो ये ए बी।
और इसके इमेज की हमें बात करनी है ना। तो चलिए एक रे जो पैरेलल इंसिडेंट कराए वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर फोकल पॉइंट से पास करता है बी से, और एक रे जैसे यहाँ पे इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले लो, और एक बी से रे पोल पे ही इंसिडेंट करा देते हैं, वो सिमेट्रिकली उसी एंगल पे इधर आ जाएगा। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखो, ये आगे कहीं जाकर कटेंगी नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही हैं, फैलते जा रही हैं। इनको कटने का चांस है अगर हम पीछे दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खिसकाएं, पीछे ड्रॉ करें, तो ये कट कर रही हैं यहाँ पे। तो इधर से देखने वाले को लगेगा कि ये दोनों रे यहां से निकल के आ रही हैं, बी को ये यहां पे देखेगा और ए जो है वो तो यहां पे बनेगा ए डैश। इस बार इमेज पीछे बन रहा है, मतलब ये रियल इमेज नहीं है, रे रियली में यहाँ कट नहीं कर रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज है। यहाँ जो ये इस इमेज की बात करो तो ये इमेज के बारे में लिख सकते हो कि ये इमेज है, रियल तो है ही, इन्वर्टेड है, एंड ये स्मॉलर इन साइज है। इस बार इमेज की बात करो तो ए डैश बी डैश जो इमेज है, ये इमेज भी रियली में कट रहे हैं रे, तो रियल है, इन्वर्टेड भी है और इसके साइज से बड़ा है, मैग्नीफाइड भी है। इस केस में जो ए डैश बी डैश इमेज बना है, ये इमेज इस बार रियल नहीं है, वर्चुअल है। मिरर के पीछे तो रे जाएंगी नहीं, कटेंगी नहीं, ये लग रहा है कि कट रही है वहां पे, तो वर्चुअल, और ये सीधा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में है, तो वर्चुअल है, ये इरेक्ट है और साथ साथ ये मैग्नीफाइड भी है ना। अब इन तीनों केसेस से एक बात को समझ सकते हो कि जब जो भी नजदीक है, मान लो यहां ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज नजदीक है, तो उसका साइज छोटा है। मिरर से जो दूर रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा, जो नजदीक रहेगा उसका साइज छोटा होगा। मतलब जब इमेज क्लोजर है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में तो इमेज छोटा, जब इमेज ऑब्जेक्ट के की तुलना में दूर है मिरर से, क्योंकि सारी दूरी मेजर करनी है पोल से हमें, तो इस बार इमेज बड़ा है। यहां भी देख सकते हो ए बी जितना नजदीक है ऑब्जेक्ट पोल से, इमेज पोल से ऑब्जेक्ट के मुकाबले दूर है, तो इसलिए ये मैग्नीफाइड भी है। तो ये तो सीधे सीधे कह सकते हो कि जब भी जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज में जो पास होगा वो छोटा होगा, जो दूर होगा वो बड़ा होगा स्फेरिकल मिरर में। और उसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के एक ही साइड होंगे तो सर्टेनली इमेज जो है इन्वर्टेड होगा, दोनों ही केस में मिरर के एक ही साइड। इस केस में क्या है,
तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड है मिरर के, इसीलिए इस बार इमेज जो है इरेक्ट है, मतलब सीधा है जिधर ऑब्जेक्ट है। तो ये अब रूल की तरह मान के चलना है, हमेशा याद रखना इस बात को कि जो पास होगा वो छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज। मतलब इमेज अगर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में नजदीक है तो उसका साइज छोटा होगा। ऑब्जेक्ट इमेज दोनों मिरर के एक साइड है तो इन्वर्टेड होगा इमेज, और दोनों अपोजिट साइड है तो इरेक्ट होगा इमेज। जैसे एक फोर्थ केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखें। कॉन्वेक्स मिरर के आगे इधर कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। अब इमेज हमें बनाने हैं, तो एक रे जो मान लो पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं तो वो तो रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि फोकल लेंथ से ही पास कर रहा है। एक दूसरा रे ले लो जो कि पोल पे इंसिडेंट हो रहा, तो ये सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब ये दोनों तो डाइवर्ज कर रहे हैं, आगे तो कटेंगे नहीं, तो इसे भी पीछे खिसका है, यहां पे दोनों कटते हुए लग रहे हैं। वहीं पर बी का इमेज ले लो, बी डैश, और ए डैश ए का इमेज। इस बार भी जो जो इमेज है वो क्या है, तो ये वर्चुअल है, मिरर के उस साइड बन रहा है, रे रियली में कट नहीं रहे हैं, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और ये स्मॉलर है। इस बार भी देखो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। जैसे जो नजदीक है, इस बार इमेज नजदीक है इसलिए छोटा साइज में है इसके कंपेयर में, और दोनों अपोजिट साइड है तो इसलिए इरेक्ट इमेज बना है। दोनों सेम साइड होते हैं मिरर के तो इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो इनको रूल के फॉर्म में भी याद रख सकते हो। जैसे इनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। जैसे पहली बात, इफ image is closer than the object with respect to mirror, मिरर से अगर डिस्टेंस देखें तो मिरर से डिस्टेंस देखने पर इमेज नजदीक है और ऑब्जेक्ट दूर है। इमेज इज क्लोजर देन द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अगर ऐसा है तो देन इमेज विल बी smaller in size with respect to object। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का साइज छोटा होगा अगर इमेज क्लोजर है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में।
इसी में एक दूसरा पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड है, इफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज both are in the same side of mirror, then image will be inverted with respect to object. मिरर के दोनों सेम साइड है तो इमेज इन्वर्टेड होगा, और अगर दोनों अपोजिट साइड है इफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर opposite side of mirror, then image will be erect. तब ये इमेज इरेक्ट होगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद आगे हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन जरूरी है जानना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और इसमें हम लोग कुछ रूल्स हैं साइन कन्वेंशन लेने के। जैसे अगर किसी मिरर की बात करो, वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, सभी डिस्टेंस उसके पोल से ही मेजर किए जाएंगे। मतलब जैसे कोई भी मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहीं बना है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश, इसका इमेज है ना। तो इमेज बनाने के लिए रे को इंसिडेंट कराएंगे इधर से। तो पहले तो डिस्टेंसेस सारे पोल से मेजर होंगे। फर्स्ट रूल में all distances are measured from the pole of the mirror, इस P से ही। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो P से देखेंगे ये कितना है। जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। इमेज का डिस्टेंस वो भी पोल से देखेंगे,
इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सब भी पोल से ही मेजर होगा। तो रे ऑप्टिक्स में जितने भी डिस्टेंस हैं वो मिरर के पोल से मेजर होंगे। सेकेंड पॉइंट में उन डिस्टेंसेस के साइन की बात करो तो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, अगर डिस्टेंस उसके अपोजिट मेजर कर रहे हो तो उसे निगेटिव लेंगे। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही, मान लो कि अभी इंसिडेंट रे इधर है और कोई ऑब्जेक्ट या इमेज इधर होता, उसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उसे पॉजिटिव लेंगे। इस केस में क्या है कि इंसिडेंट रे इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट से रे इधर जाएगा, तो इनका डिस्टेंस अपोजिट आना पड़ रहा है पोल से मेजर करने में, नेगेटिव होगा। सो distances measured in the direction of incident rays are taken positive and distances measured in the direction opposite to the incident ray are taken negative। तो ये साइन हम लोग डिस्टेंस का जब यूज करेंगे तो कब प्लस और कब माइनस की बात हो गई। रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, रे के अपोजिट नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, उसे पॉजिटिव लेंगे और नीचे के हाइट को नेगेटिव लेंगे, ऊपर की हाइट। थर्ड पॉइंट में कह सकते हो height above the principal axis is taken positive and the height below the principal axis is taken negative, है ना। जहां तक फोकल लेंथ का सवाल है तो कॉनकेव के केस में पोल से इधर आना पड़ेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के केस में आगे रहता है फोकल लेंथ, उसे पॉजिटिव लेंगे। तो फोकल लेंथ का साइन फिक्स है। वो कॉनकेव मिरर focal length is taken negative and for convex mirror it is positive।
तो इस साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय, लेकिन उससे पहले हम लोगों को देखना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ में रिलेशन, और इसके डेरिवेशन को क्लास 10th लेवल पे भी पढ़ना है। हम लोग फिर से उसे डेराइव करके देखते हैं। से इस बार ये कोई मिरर का सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ है, इससे एक रे को हम लोग सीधे ले गए जो कि लौट के वापस आएगा, और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, तो एक रे को इंसिडेंट कराए। ये रिफ्लेक्शन के बाद तो इस रे का ये नॉर्मल लाइन है, ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, और यहाँ कटा यही इसका इमेज है मान रिफ्लेक्टेड। एक रे सीधे पोल पे गया वापस आया, और एक रे कहीं इधर गया, इधर से आकर दोनों कटे, यहाँ पे इमेज बना। तो इस O से P के इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट कर रहे हैं, और इमेज के इस डिस्टेंस को V से, और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो CPR है। इन एंगल्स को नाम दे दो, इसको अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा, है ना। So, in diagram I is image of object O formed by spherical mirror। ये देखा गया। अब हमें फाइनली इस U, V और R को रिलेट करना है, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि नाउ ट्रायंगल में देखो, 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो नाउ फ्रॉम 2 ट्रायंगल की एक साथ बात कर ले, फ्रॉम ट्रायंगल ONC एंड ट्रायंगल CNI। ONC के बारे में बोल सकते हो कि अल्फा प्लस आई बराबर बीटा, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर।
और CNI में बीटा प्लस आई बराबर गामा। गामा है ना। इसे क्या करें कि आई को यहां से हटा दें, माइनस कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस गामा। और इसे कह सकते हो अल्फा प्लस गामा बराबर ट्वाइस ऑफ बीटा। इसी को बीटा को उधर ले गए। अब इस अल्फा के बारे में समझिए। तो ये सभी एंगल छोटा है यहाँ पे, ये सारे जो एंगल लिए गए हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में जब भी हम लोग बात करेंगे तो पैरेक्सियल रे जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो, तो आई बहुत छोटा होने का मतलब कि ये अल्फा बीटा गामा सभी छोटे हों। तो बात करेंगे फॉर पैरेक्सियल रेज अल्फा बीटा एंड गामा all will be very small। तो ये काफी छोटे हैं, तो therefore अल्फा को लिख दो इस आर्क NP डिवाइडेड बाय OP। मतलब एक इस तरीके से समझो सर्कुलर आर्क है और ये बीटा की बात कर लो तो बीटा को भी NP बाई PC। और जो गामा है उसे भी NP बाई PI। तो अब फिर से चल ले फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से तो इसमें अल्फा की वैल्यू जो ये अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू ट्वाइस बीटा है, अल्फा को रखे NP बाई OP, गामा को रखे NP बाई PC और बीटा को रखे NP बाई PI। गड़बड़ हो रहा है। गामा तो यहाँ है, NP बाई PI यहाँ करो, इधर बीटा है, बीटा निकला है NP बाई PC। अब NP को हटा दो ऊपर से तीनों में। अब ये देखिए P से O का डिस्टेंस, ये OP नहीं PO लिखना चाहिए, मान लो P से डिस्टेंस ले रहे हैं। P से इमेज का डिस्टेंस, P से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। तो PO का मतलब P से O की दूरी, ये U जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसे साइन के साथ पुट कर दे। रे इधर जा रही है तो पीछे आ रहे हैं, तो माइनस U। PI में भी पीछे जा रहे हैं, माइनस V। और इसमें भी C में भी पीछे जा रहे हैं, माइनस R। माइनस हर जगह से हटा सकते हो। ऐसा बना। अब ये R को 2F लिखा जा सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन था, तो सिंस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, कैसे? तो सिंस एफ बराबर आर बाई 2, ये जो रिजल्ट बना है इसे ही हम लोग कहेंगे मिरर फॉर्मूला, है ना। और आगे अब
जब कहीं भी किसी मिरर का फोकल लेंथ दिया हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, इमेज डिस्टेंस निकालना हो, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हमें अब हर बार ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आगे जब क्वेश्चन में इन फॉर्मूले की न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी होगी, जैसे बोला गया कि ऑब्जेक्ट मिरर से 50 सेंटीमीटर दूरी पे है पीछे, तो यहाँ u की वैल्यू -50 रखोगे, साइन के साथ रखना है। फोकल लेंथ भी कॉनकेव का निगेटिव होता है तो साइन के साथ रखेंगे माइनस में। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब भी जरूरत होगी आगे।